दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। देखिए ध्यान पूर्वक, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए देखें। अध्याय 3, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर क्या कहता है? चलिए, पुराने भवन का संरक्षण। पुराने भवनों का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत, दो लड़का, अपने घर के पास एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर, मतलब पुराना घर, खंडहर जिसे कहते हैं, टूटा फूटा घर, खंडहर घर को की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहते थे, यानी उसमें भूतिया घर कहता था। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी की सुंदर नक्शीकारी घर देखा है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि वह खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर हरप्रीत और जसपाल सोचने लगा कि पुराने खंडहर के लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आइए जानते हैं हड़प्पा की कहानी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि हड़प्पा की कहानी क्या था। हड़प्पा की कहानी देखिए। हड़प्पा हड़प्पा अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे मजदूर, इंजीनियर को अचानक हड़प्पापुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वो हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल, जो इमारत, चीजें मिली है, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा जाता है। हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। सोचिए, हड़प्पा शहर का निर्माण लगभग 4800 साल पहले हुआ था। अभी हड़प्पा जो है आधुनिक में पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में पड़ता है, जहीं वही खोजा गया था। ठीक है। और भारत में पंजाब में राजस्थान में राजस्थान और कुछ भाग हरियाणा में भी मिलता है हड़प्पा का। ठीक है। और पंजाब। आइए आगे देखते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उन्हीं जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारत को सुरक्षित रखना चाहिए? हाँ। इन नगर की विशेषता क्या थी? बताइए, हड़प्पा नगर की विशेषता क्या थी? तो इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्से में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम का भाग था वो ऊंचाई पर बना था लेकिन छोटा भाग था, और पूर्वी हिस्सा
जो था वो बहुत बड़ा भाग था, लेकिन निचले इलाके में था। जो पूर्वी भाग का था वो बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो निचली इलाके का था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊंचाई वाले था पश्चिम में भाग में, उसे दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है, निचला नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों पकी ईंटों से बनी हुई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई है कि हजारों साल तक उनकी दीवार खड़ी है। कुछ नगर के कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो में एक तालाब बनाया गया था। एक तालाब था बनाया गया था जिसे पुराविद ने महान स्नानागार कहा था। इस तालाब को महान स्नानागार कहा जाता था। ठीक है। इस तालाब में को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था गया था। इसमें पानी न रिसाव हो, पानी को रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत लगाई गई थी। इस सरोवर के दोनों तरफ सीढ़ियां था। दोनों तरफ सीढ़ी था उतरने के लिए। और आगे देखिए, दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। पुरातत्वविद का मानना है कि मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार था, वहां विशेष अवसर पर स्नान किया जाता था। ठीक है। आइए जानते हैं कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले? देखिए, सबसे पहले स्नानागार। क्या? स्नानागार कहाँ मिला है? तो मोहन जोदड़ो में मिला है। अब देखिए अग्निकुंड कहाँ मिला है? तो अग्निकुंड मिला है कालीबंगा और कहाँ मिला है? लोथल में मिला है। कालीबंगा और लोथल में, जहां यह पता चलता है जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। पता चला है कि अग्निकुंड क्यों मिला है? क्योंकि यज्ञ किए जाते होंगे, यज्ञ होता होगा, पूजा पाठ होता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ बड़े बड़े नगर में भंडार गृह मिले हैं। भंडार गृह कहाँ मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो में भी मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, लोथल में मिला है और हड़प्पा में मिला है। ठीक है। आइए आगे जानते हैं कि और क्या चीज कहां से मिला है। देखिए इधर एक छोटा सा वो था, वो छूट गया है, देख लीजिए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, जो हड़प्पा है वो आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविद ने अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, काले रंग के चित्र, पत्थर के बाट, मुहर, मनके, तांबे, उपकरण, पत्थर के आदि मिले हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए क्या था, ये मोहनजोदड़ो में जो स्नानागार मिला था, मोहनजोदड़ो में स्नानागार जिसे कहते हैं स्नानागार, एक तालाब था, यही स्नानागार था। इसमें दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है, दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है इधर और इधर उतरने के लिए। ठीक है। दोनों तरफ सीढ़ियां बनी हुई है और इधर चार रूम दोनों साइड में चार रूम बना हुआ है, चार रूम। ठीक है। और एक बगल में कुआं बना हुआ था, क्योंकि इसी से पानी भरा जाता था किसी विशेष अवसर पर और फिर इसे
खाली कर दिया जाता था। आइए आगे जानते हैं, आगे देखिए चलते हैं। भवन, नाले और सड़क। देखिए इसमें भवन, नाले और सड़क कैसे होते थे। भवन, नाले और सड़क, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जैसे ये मान लीजिए आंगन है, तो इधर चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और बीच में आंगन रहता था। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले का प्रमाण मिला है। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। आइए आगे पढ़ते हैं। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे ताकि उस नाली को देखभाल किया जाए और सफाई किया जा सके। घर, नाले और सड़क को निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। ठीक है। आइए कुछ मन में सवाल आता है कि यहाँ पर वर्णित घर और घर पिछले अध्याय में वर्णित घरों से क्या अंतर है। यहाँ का जो घर होता था वो योजनाबद्ध तरीके से होता था, योजनाबद्ध तरीके से। जैसे ये घर है तो बीच से इधर से नालियां निकली हुई थी और यहाँ से रोड निकला हुआ था, फिर इधर घर बना हुआ था, मतलब योजनाबद्ध तरीके से यहाँ बनाया गया है। आइए आगे देखते हैं कि नगरीय जीवन कैसा था हड़प्पा के। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहाँ यह भी संभव है कि ये शासक लोग जो भेजकर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लिपिक पर लिखे होते थे और शायद उन चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री और पुरुष भी रहते थे जो अपने घर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी के कई खिलौने मिले हैं जिससे बच्चा खेलता था। आइए कुछ मन में सवाल आता है कि नगर में रहने वाले लोग एक सूची बनाएं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। ठीक है। आइए ऊपर सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की तस्वीर है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। ऊपर एक कुआं बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। आइए देखिए छोटा करते हैं, दिखाते हैं आपको कि वहां मोहनजोदड़ो कैसा था। तो देखिए मोहनजोदड़ो की एक सड़क नहीं दिखेगा आप लोग को, दिखाते हैं। देखिए दो चित्र आपको दिया गया है। ये मोहनजोदड़ो की है। यहाँ पे सड़क था, ये सड़क था और इसके बगल में नालियां होती थी, सीधी नालियां निकलती थी, ढलान होती थी और मोहनजोदड़ो में कुआं के साथ मिले। आइए अब देखते हैं कि हड़प्पा की मोहर
देखिए हड़प्पा में मोहर कैसा रहता था, इस तरह से रहता था, इस पर एक पशु का निशान रहता था। इस मोहर के ऊपर चिन्ह, एक खास लिपि, एक चिन्ह होता था, एक सिंग वाले गेंडा का, और इसमें कुछ लिपियां में लिखी जाती थी। उपमहाद्वीप से पाए गए लेखन में प्राचीन उदाहरण विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया। और कुछ खिलौने भी, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, ये सब कुछ खिलौने भी मिले हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि नगर और शिल्प। देखिए क्या कहता है, कहता है पत्थर के बाट यानी बटखारा कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीकों से बाटों को बनाया गया। इसे चर्ट पत्थर कहते थे, चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर या धातु को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में आपको मनके मिलेंगे, मनके, यही मनके हैं, मनके। इनमें कॉर्नेलिया पत्थर, कॉर्नेलियन पत्थर से बनाया गया था। ठीक है, कॉर्नेलियन पत्थर से बनाया गया है। और आपको एक तलवार नुमा दिखेगा, देखिए कॉर्नेलिया पत्थर से बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर तराशकर इनके मनके बनाए गए, इस बीच एक छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। दाएं में पत्थर के धारेदार एक फलक मिलेंगे, फलक है, और कढ़ाई की गई वस्त्र। आइए जानते हैं कि सभ्यता, नगर और नए शिल्प क्या था। देखिए नगर और शिल्प, नगर और शिल्प क्या था। आओ अब कुछ ऐसी चीज के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। हड़प्पा के नगर से पुरातत्वविदों का जो चीजें वहां मिली, उसमें अधिकतर पत्थर, पत्थर पत्थर था। शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु मनके, बाट और फलक था। ठीक है, आइए जानते हैं। हड़प्पा स्थल के लोग पत्थर के मुहर बनाते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो पत्थर के मुहर बनाते थे, मुहरे। इन आयताकार मुहरों का समान जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आइए आगे जानते हैं कि अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा वहां धातुओं का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? नहीं। यहां देखिए कैसे बनाते हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास का खेती होती थी। जो पढ़े थे, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। क्या होता था? मेहरगढ़ से सबसे पहले कपास की खेती का शुरुआत हुआ था। कपास, कपास जो कपड़े बनाने के लिए मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े मिले हैं, अवशेष मिले हैं। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंस से बनी तकलियां सूत कटाई का संकेत देता है। ठीक है, तो कपास मिला था मेहरगढ़ से और कपड़े मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशने के लिए, मनके चमकाना, या फिर मुहरों पर पचिकारी करना। जैसे पृष्ठ 28 पर देखे होंगे, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया था और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई थी। यह किसी विशेषज्ञ मूर्ति का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष
ही ऐसे काम को प्रशिक्षण हासिल करते हैं, या फिर केवल महिलाएं? शायद कुछ महिला और कुछ पुरुष दोनों मिलकर इस काम को किए होंगे। आइए फ्रेंड्स क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स का चित्र आपको दिखाते हैं। देखिए यही फ्रेंड्स है। क्या है? यही फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स यही है। फ्रेंड्स यही है फ्रेंड्स। ठीक है। यह पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर से तैयार किया जाता था, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब कृत्रिम आर्टिफिशियल रूप से बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते हैं। फ्रेंड्स से मनके, चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है। आइए आगे जानते हैं कि कच्चे माल का खोज में कच्चे माल किसे कहते हैं? कच्चा माल। तो देखिए कच्चा माल उन पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल क्या होता है? या तो कृत्रिम रूप से यानी प्राकृतिक का दिया हुआ कोई खदान से निकाला जाए, जैसे लोहे, कोयला, ये सब वो क्या होता है? कच्चे माल होता है। जैसे और अगर प्राकृतिक जैसे कपास, कपास भी कच्चे माल में आता है, क्योंकि कपास भी प्राकृतिक के द्वारा उत्पादन होता है। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से कच्चे माल होते हैं। इनमें फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है, जैसे लोहे के चूर्ण मिला निकलता है, उससे रड बनाया जाता है, किवाड़ी, कुछ भी बनाया जा सकता है। लोहे की सामान कुछ भी बनाया जा सकता है। तौर पर किसान द्वारा पैदा किए जाते हैं, जो मिसाल तौर पर किसान के द्वारा भी पैदा किया जाता है। जैसे कच्चा कपास, कपास को क्या कहते हैं? कच्चा माल, किसान के द्वारा बनता है, जिससे बाद में कटाई की जाती है, बुनाई की जाती है और कपड़ा बना दिया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ का वो दूर दूर से आयात करते थे। वहां हड़प्पा में तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर बाहर से मंगाते थे। देखिए आगे देखिए कि कहां क्या चीज कहां से मिला है। देखिए एक खिलौना मिला है। ये देखिए खिलौना कितना सुंदर है। इसको जाने के लिए कहीं प्रयोग किया जाता होगा, और ये मुहर है। ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले खिलौने के बारे में जानिए। इसको पहले देख लेते हैं। चीजों को एक तरह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता हो था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर है। ये मुहर है और वो खिलौना था। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में तुमको पहिए वाला वाहन की जानकारी नहीं दी गई। ठीक है। आइए जानते हैं। यहां से हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। तांबा कहां से मिलता था? तो तांबा मिलता था राजस्थान से। तांबा राजस्थान से आता था। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी आता था। कहां से आता था? राजस्थान और ओमान से भी आता था। तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए, कांसा कैसे बनाया जाता है बताइए? तो कांसा में तांबा, कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तांबा और टीन का प्रयोग किया जाता है। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो धातु मिलाई जाती है वो टीन है। टीन का आयात कहां से होता था? तो टीन का आयात ईरान, कहां से? ईरान से और अफगानिस्तान से होता था, और अफगानिस्तान से होता था। ठीक है। टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से। सोना कहां से मिलता था? तो सोना कर्नाटक से आता था। कहां से? कर्नाटक से। ठीक है। और बहुमूल्य पत्थर, जो बहुमूल्य पत्थर था, पत्थर कहां से आता था? तो पत्थर गुजरात, कहां से? गुजरात से आता था, ईरान से आता था, ईरान से और अफगानिस्तान से आता था। ठीक है। आगे चलिए।
नगरों में रहने वाले लोग भोजन क्या करते थे? लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे गांव वाले लोग, और जानवर को पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहरी में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। गांव वाले जो लोग किसान थे वो चावल उगाते थे, कृषि कार्य करते थे और जानवर को पालते थे। शहर वाले रहने वाले लोगों को, लेखकों को, शासकों को, दस्तकारों को खाना के सामान भेजते थे। पौधे के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। किस चीज का? हल का प्रयोग करते थे। ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन क्यों नहीं बच पाए? क्योंकि वो हल लकड़ी के बने होते थे, तो लकड़ी वाला हल सड़ गया। हल नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों की झुंड को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक चले जाते होंगे। आगे देखिए, आगे आइए। दूर दूर तक ले जाए जाते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठे किया करते थे। मछलियां पकड़ना, हिरन का शिकार करना, ये सब करते थे। आइए पढ़ते जानते हैं कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर सूक्ष्म निरीक्षण कक्ष के इलाके में खदिरवेद किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कच्छ जो गुजरात में पड़ता है उसके किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था। धौलावीरा में साफ पानी के लिए प्रसिद्ध था और जमीन भी उपजाऊ था। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त था, वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में बट गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। इसके अंदर जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदवाया जाता था। ठीक है। आइए आगे जानते हैं। पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। आइए जानते हैं कि गुजरात की खंबात की खाड़ी में क्या मिला। तो देखिए, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी, कौन? भोगवा, जिसे भोगवा नदी कहते हैं। वो साबरमती की एक उपनदी है, छोटी नदी है, के किनारे यानी भोगवा नदी के किनारे लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था। लोथल किस नदी के किनारे है? तो वो भोगवा नदी के किनारे, जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन, मुहर, बंदी, गीली मिट्टी पर दबाने पर उसकी छाप मिले। ठीक है। आइए एक साइड में दिया हुआ उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी कहीं यहीं से पूछता है। लोथल एक बंदरगाह था। लोथल क्या था? लोथल में एक बंदरगाह था। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहां पर
माल चढ़ाया और उतारा जाता था। यानी बंदरगाह कहाँ था? तो वो लोथल में था। ठीक है, लोथल में यहां पर एक इमारत मिली जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। मनके बनाने का काम कहाँ हुआ? लोथल में। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके यहां मिले। ठीक है, आइए जानते हैं कि मुद्रा या मुहर कैसे बनता था। देखिए, यही था मुद्रा। क्या था? मुद्रा यही था, यही मुद्रा था। मुद्रा और मुद्रांकन या मुहर बंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगा दिया जाता था। जैसे कि आज होता है कि कोई सामान अगर जाता है तो उसको एक रस्सी से बांधकर और कुछ होता है उसे थब्बा लगा दिया जाता है, यानी मुहर मार दिया जाता है, यानी सील कर दिया जाता है। उसी तरह से पहले भी थैले में बंद करके उसके मुंह पर गीली मिट्टी से पोत दिया जाता था और फिर मुहर लगा दिया जाता था। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, जिसे सील कहते थे, अभी सील कहते हैं, उस समय मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अगर वो मुहर टूटी हुई मिलती थी तो समझा जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ अवश्य हुआ है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। मुहर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सामान सुरक्षित से जहां पहुंचना हो वहां पहुंच जाए। सभ्यता का अंत कैसे हुआ? जानिए रहस्य। सभ्यता का अंत का रहस्य जानिए। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता था। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े ढेर लगने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बन गए, यानी झुग्गी झोपड़ी बन गए। यह सब क्यों हुआ? कैसे हुआ? देखिए, यह सब क्यों हुआ? नाली धस गया, रोड पर झुग्गी झोपड़ी बंद हो गया, आयात निर्यात बंद हो गया, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। तो बाढ़ ऐसे इलाके में आते हैं, कुछ इलाकों में आते हैं, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियां सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होता है। क्योंकि बाढ़ कुछ इलाके में आएंगे, सुखाड़ कुछ इलाकों में होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। आइए जानते हैं अन्यंत्र। अन्यत्र क्या होता है? अन्यत्र, आपने एटलस में मिस्र को ढूंढिए। मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है। इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। कुछ भाग को छोड़कर मिस्र में अधिकांश भाग पर रेगिस्तान है।
लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेना को दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पिरामिड के नाम से जाना जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिड में ही दफनाया जाता था। क्या होता था? राजा जब मरते थे तो उनके शव को पिरामिड में दफनाया जाता था। देखिए यही पिरामिड है। और मरने के बाद जब राजा मर जाते थे तो उनको ये पिरामिड में दफना देते थे, सुरक्षित रखा जाता था। इनके शव के साथ यानी राजा के शव को जब सुरक्षित रखा जाता था तो उन्हीं शव को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों को के साथ और उनके चीजें दफनाई जाती थी। राजा के शव के साथ उनके कुछ चीज दफनाए जाते थे, जैसे पेय पदार्थ, खाद्यान्न, खाद्यान्न मतलब खाने के लिए, पेय मतलब पीने के लिए, और वस्त्र, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जहां तक कि जानवर शामिल थे। कभी कभी तो सब के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि दफना दिया जाता। दुनिया के इतिहासकार ने शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को चीजें की जरूरत पड़ती होगी? नहीं, वो तो मर गए, उन्हें चीजों की क्या आवश्यकता है? कल्पना करें, कल्पना कीजिए कि तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे थे। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता की यात्रा के लिए साथ क्या ले जाओगे? मोहनजोदड़ो में तुमने क्या देखा? तो हमने मोहनजोदड़ो में क्या देखा? देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले क्या देखे आप? वहां एक तालाब मिला था। क्या मिला था? तालाब। वहां तालाब को स्नानागार कहते थे। स्नानागार, जो स्नानागार इस तरह चर, चरकोर बनाया गया था, चार कोण का। वहां एक दो सीढ़ियां लगी हुई थी और स्नानागार के ऊपर 4 कमरे बनाए गए थे इस तरह से और इस तरह से। और वहां पे एक कुआं था जो किसी खास विशेष उत्सव पर वहां स्नान किया जाता था और वहां के पानी फिर निकाल दिया जाता था। आपने देखा होगा कि अग्नि कुंड मिला था। अग्नि कुंड मिला था। अग्नि कुंड मिलने से यह प्रमाण होता है कि वहां यज्ञ भी होता होगा, यानी पूजा पाठ भी हुआ होगा। अग्नि कुंड कहां से मिला? तो अग्नि कुंड कालीबंगा, कहां से? कालीबंगा और लो कहां से? कालीबंगा और लोथल से मिला अग्नि कुंड। ठीक है। आपने देखा होगा कि भंडार गृह भी मिला। भंडार गृह, भंडार गृह भी मिला था। तो भंडार गृह कहां से मिला था? तो भंडार गृह हड़प्पा हड़प्पा से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। और कहां से मिला था? बताइए, कमेंट कीजिए, पढ़ाए हैं। मोहनजोदड़ो से मिला था और कहां से मिला था? लोथल से मिला था। ठीक है। लोथल में क्या है? लोथल एक बंदरगाह था। लोथल में क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, बंदरगाह था। और आपने देखा होगा मुहर कहां से मिला था? बताइए, मुहर कहां से मिला था? तो मुहर हड़प्पा से मिला था। मुहर किसका बना होता था? तो वो सेल खड़ी का बना होता था, जो मिट्टी का बना होता था और उसे जब पका दिए जाते थे तो उसे सेल खड़ी कहा जाता होगा। आपने ये भी देखा कि पत्थर के बहुत अच्छे बाट मिला था। बाट मतलब तौलने वाला। वो कैसा, किस पत्थर का था? तो वो चर्ट पत्थर का था। क्या था? चर्ट पत्थर का बनाया जाता था। आपने ये भी देखे होंगे कि मनका बनाने का कारखाना मिला था। कहां मिला था? वो लोथल में मिला था। कहां मिला था? लोथल में मिला था। और जो मनका बनाया जाता था वो किस पत्थर से बनाया जाता था? तो वो किस पत्थर से बनाया जाता था? तो वो था
कार्लिलियन कार्लिनियन पत्थर से बनाया जाता था। आपको ये भी मिला होगा, जब पढ़ रहे होंगे तो आपको मिला होगा कि व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति, बताइए कहां से मिला? व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति कहां से मिला था? बताइए वो कहां से मिला था? तो वो मिला था मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से। आपने देखा होगा कि जब अध्याय 2 पढ़े होंगे तो कपास मिला होगा। कपास कहां से मिला है? तो कपास मेहरगढ़ में होता था, लेकिन वही कपास की जो कपड़ा मिला है वो कहां से मिला है? कपड़ा, तो कपड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला था। आगे देखे होंगे कि हड़प्पा के लोग तांबा कहां से मंगाते थे? बताइए तांबा कहां से मंगाते थे? तो तांबा राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से और ओमान से मंगाते थे, ओमान से। आपने ये भी पढ़ा होगा कि कांसा कैसे बनता था? तो कांसा में देखिए, कांसा में तांबा और क्या मिलाया जाता था? टीन मिलाया जाता था। टीन कहां से मंगाया जाता था उस समय? टीन कहां से आता था? तो टीन आता था ईरान से। कहां से? ईरान और अफगानिस्तान से आता था, अफगानिस्तान से। आपने ये भी देखा होगा कि सोना का आयात होता था। तो सोना कहां से आता था? तो सोना कर्नाटक से आता था। कहां से आता था? कर्नाटक से। आपने कुछ देखे होंगे कि बहुमूल्य पत्थर मिला था, पत्थर मंगाया जाता था। वो कहां से मंगाया जाता था? तो वो गुजरात से मंगाया जाता था और ईरान और अफगानिस्तान से। आपने एक नगर देखा था धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। धौलावीरा कहां था? तो धौलावीरा गुजरात में पड़ता है और लोथल भी गुजरात में पड़ता था। लोथल किस नदी के किनारे था? तो लोथल भोगवा नदी का किनारे था। और भोगवा किसका उपनदी था? तो वो साबरमती का उपनदी था। ठीक है। आपने भी सुने होंगे कि मिस्र किस नदी के किनारे है? तो मिस्र नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के? नील नदी के किनारे बसा था, जिसे पिरामिड मिला है, यानी पिरामिड का देश भी इसे कहा जाता था। जब राजा के शव को पिरामिड में सुरक्षित रखा जाता था तो उसे क्या कहते थे? उसे मम्मी कहते थे, मम्मी कहते थे। और आपने ये भी देखा होगा कि मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या क्वेश्चन है। आओ याद करते हैं, कुछ याद करते हैं। देखिए क्या याद करते हैं। कहता है पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग हुआ? क्यों हुआ होगा बताइए? कपड़ा कहां से मिला? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला कपड़ा के टुकड़ा। तो उससे पता चलता है कि लोग कपड़े का उपयोग करते थे। दूसरा कहता है सुमेलित कीजिए, तांबा कहां से मिला? बताइए तांबा राजस्थान से मिला। सोना कहां से मिला? कर्नाटक से मिला। टीन कहां से आता था? तो टीन अफगानिस्तान से आता था और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आते थे। इस तरह से आपको मैंने इस चैप्टर को पूरा पढ़ाया, आपने अध्ययन किए अच्छे से, और आप इसे देखिएगा कि हड़प्पा के लोग के लिए धातु, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण था। क्योंकि धातु का प्रयोग, धातु से औजार बनाया जाता था, लेखन की कला मुद्रण के लिए किया जाता था, पहिया आने जाने के लिए, और हल के लिए, किसानों के लिए हल का अति महत्वपूर्ण था। कुछ विशेष तिथियां हैं, आइए जान लेते हैं कि मेहरगढ़ में कपास, मेहरगढ़ से क्या मिला है? कपास का प्रमाण मिला है, कपास की खेती के लिए। कपास तो 7000 वर्ष पूर्व पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ? तो नगर का आरंभ जो हुआ है 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत कब हुई थी? तो हड़प्पा के नगर की शुरुआत की अंत 3900 वर्ष पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास कैसे हुआ, कब से हुआ? तो अन्य नगर का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ।
आइए दोस्तों, इसी तरह आज का सेशन समाप्त होता है और आप लोग इस तरह से गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस तरह से मैं आपके लिए प्रत्येक दिन एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय वार लाएंगे। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ले जाएंगे। बीपीएससी 4.0 का एग्जाम तक आपको पूरा 6 to 12 करा देंगे। धन्यवाद।